जय श्री राम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपना एक और क्वेश्चन पेपर इकोनॉमिक्स 12 का। ठीक है बेटा, तो इकोनॉमिक्स 12 का एक क्वेश्चन पेपर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यानी आज स्टार्ट करना है इकोनॉमिक्स 12 का क्वेश्चन पेपर नंबर 2। ठीक है, और उसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे बेटा आज की क्लास में अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है दो ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू एन एप्रोप्रिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कब एप्रिशिएट होती है। ठीक है, तो यहां पर जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट होने का मतलब होता है बेटा जब हमें अपनी डोमेस्टिक करेंसी की कम यूनिट पे करनी पड़ेगी फॉर ईच एंड एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल पहले हम लोग $1 के लिए 70 रुपए पे करते थे, अगर हम $1 के लिए 60 रुपए पे करेंगे, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो आपको बताना ये किस सिचुएशन में हो सकता है। इसमें आपके पास ऑप्शन है P इंक्रीज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, Q डिक्रीज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, R इंक्रीज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, S डिक्रीज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो आपके पास आंसर्स के ऑप्शंस दे रखी है A P और R, B P एंड S, C Q और R, D Q एंड S। ठीक है, तो यहां पर देखिए डोमेस्टिक करेंसी की एप्रिसिएशन तब होगी जब या तो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए, जब डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए डिमांड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे लिए डॉलर सस्ता हो जाता है। ठीक है, हमें कम पे करना पड़ेगा डॉलर की एक एडिशनल करेंसी के लिए। ठीक है, और या फिर इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई इतनी रहे डिमांड कम हो जाए, जब डिमांड कम होगा तो डॉलर हमारे लिए सस्ता हो जाएगा। तो हमारे लिए जब डॉलर सस्ता होता है तो उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। और इसमें ये ऑप्शन दे रखिए बेटा आपका Q डिक्रीज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और R इंक्रीज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी फॉरेन एक्सचेंज के इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम हो जाए या फिर सप्लाई बढ़ जाए तो डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो यहां पर जो आंसर है वो है बेटा Q एंड R। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका। अब इसी में और भी दे रखा है बेटा, ऑप्शन भी दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। दो स्टेटमेंट दे रखा है बेटा, ठीक है, और आपको उनको स्टडी करके रीड करके बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड एंड सो इट हेल्प इन द प्रॉपर कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन। स्टेटमेंट 2 है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज ग्रेट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन दे रखा है बेटा, अल्टरनेट्स दे रखे हैं बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बी दे रखा है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, सी दे रखा है स्टेटमेंट 1 इज ओनली करेक्ट, डी दे रखा है स्टेटमेंट सेकंड इज ओनली करेक्ट। तो यहां पर जो बेटा करेक्ट आंसर होगा आपका इन ऑप्शंस में से वो होगा ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, अब इसका आप रीजन भी समझ लीजिए कि भाई ऐसा क्यों मैंने बोला। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड एंड सो इट हेल्प इन प्रॉपर कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन। बिल्कुल बेटा सही बात है, फिक्स रेट जो है फिक्स होता है बिकॉज इट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, और अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाए तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है बेटा, मनी सप्लाई में कंट्रोल करके, ठीक है, थ्रू फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। सेकंड लिखा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट है बेटा क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहती है, जो फ्लक्चुएशंस होता है रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, उसको हम अवॉइड करते हैं, जिससे इकोनॉमी में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहेगी तो इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा। ठीक है, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सेकंड का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज, ऑप्शन ए डेप्रिसिएशन, ऑप्शन बी इन्वेंटरी, ऑप्शन सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऑप्शन डी नेशनल इनकम। तो बेटा ये आपको जरूर पता होना चाहिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल
और हमारे फिक्स कैपिटल हम किसको कहते हैं? फिक्स असेट्स को कहते हैं, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर्स। कंजम्पशन मतलब उनका यूज। तो इसी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज आल्सो नोन एज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुड्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर एंड इफेक्ट्स ऑफ टाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है डेप्रिसिएशन। ठीक है, समझ में आया क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन को ही कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, राइट। यहां पर फिक्स्ड कैपिटल का मतलब फिक्स्ड असेट्स कॉमर्स वालों के लिए। ठीक है, और फिक्स्ड असेट्स को जब हम यूज करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, तो उनकी वैल्यू में कमी आती है, उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है एजर्शंस ऑफ रीजन्स का। ठीक है, एजर्शन दिया है सेंट्रल बैंक इज द रेगुलेटर ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो आपने फंक्शन पढ़े होंगे सेंट्रल बैंक के, तो उसमें लिखा है कि सेंट्रल बैंक इज द रेगुलेटर ऑफ द कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को रेगुलेट करता है, बिल्कुल सही बात है बेटा। एजर्शंस रीजन दिया है कमर्शियल बैंक वर्क इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, कि कमर्शियल बैंक बिल्कुल जो सेंट्रल बैंक के रूल्स है, नियम है, उनके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, इसलिए हम सेंट्रल बैंक को उसका रेगुलेटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, बोथ एजर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस फॉर द एजर्शंस। बोथ दिस इज योर करेक्ट आंसर, एजर्शंस एंड रीजन आर ट्रू and reason is the correct explanations of assertions। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें भी बेटा आपको ऑप्शन दिया है। ठीक है, ऑप्शन में पूछा गया है इफ रिजर्व रेशियो इज 20%, what will be the amount of total reserve after an initial deposit of 200। ठीक है, ऑप्शन ए है 4000, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 1000 और ऑप्शन डी है 400। तो यहां पे बेटा जो आपका करेक्ट आंसर होगा और वाले में वो होगा बेटा आपका ऑप्शन सी, ₹1000। अब ये कैसे होगा ये समझिए। ठीक है, यहां पर देखिए आपका जो रिजर्व रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपका 20%। ठीक है, तो यहां पे आपको बताना है टोटल रिजर्व या टोटल क्रेडिट क्रिएशंस। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा 1 में RR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। अब यहां पर इनिशियल डिपॉजिट कितना दे रखा है? इनिशियल डिपॉजिट है, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, मैंने अभी बताया था आपका 200। ठीक है, तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना, यहां पे आपको एक फॉर्मूला रखना है, दैट इज 1/20% इंटू 200। ठीक है, 20% यानी 1/20/100। तो ये हो जाएगा बेटा 1/20 इंटू 100 इंटू 200, राइट। यहां से ये कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो इट विल बी 1000। बस ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट इज द फॉलोइंग which of the following define the terms deposit? कि इनमें से कौन सी टर्म्स आपको ये बताती है कि डिपॉजिट क्या होते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है those deposit of public with the bank which can be withdrawn anytime whenever they want to। कि कॉमर्शियल बैंकों के पास पब्लिक के वो डिपॉजिट जिसको वो जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम डिपॉजिट कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारे माइंड में यही ऑप्शन आ जाती है, बट ये डिपॉजिट नहीं है बेटा, दीज आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट। दीज आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट। तो यहाँ पे जो डिपॉजिट टर्म्स है ना वो फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए वर्ड यूज हुआ है। डिमांड डिपॉजिट आपका वो होता है जिसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। फिर ऑप्शन बी दिया है दोज डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विच बैंक विद बैंक which can be withdrawn every month only once, जिनको हर महीने में केवल एक बार विड्रॉ कर सकते हो, तो ऐसा कोई होता ही नहीं। ठीक है, फिर ऑप्शन सी है दो डिपॉजिट ऑफ पब्लिक
with bank which can be withdrawn only after completion of an agreed period। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है this is the correct answer of terms deposit। deposit are deposit of public with bank which can be withdrawn only after completion of an agreed period, यानी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो आप पैसा जमा कराते हो जिसको हम एफडी कहते हैं, ठीक है, उसके लिए टर्म्स डिपॉजिट वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो यहां पे जो आंसर होगा वो होगा दोज डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद बैंक which can be withdrawn only completion of an agreed period। तो यहाँ पे टर्म डिपॉजिट जो है इसके लिए यूज हुआ है, यानी एफडी के लिए। ठीक है बेटा, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए बेटा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ट्रांजैक्शन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स आर कॉल्ड। वो ट्रांजैक्शन जो इंडिपेंडेंट है दूसरी ट्रांजैक्शन से बैलेंस ऑफ पेमेंट में, हम उनको कहते हैं, ऑप्शन ए है करंट ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन बी है कैपिटल ट्रांजैक्शन, ऑप्शन सी है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन और ऑप्शन डी है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। तो बेटा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। ये है क्वेश्चन नंबर 5 और इसका ऑप्शन सी दैट इज ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन क्यों बेटा, बेसिकली दो तरीके की ट्रांजैक्शंस होती है, एक होती है ऑटोनोमस और एक होती है अकोमोडेटिंग। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस वो होती है व्हिच इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, जिसका दूसरी ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो प्रॉफिट मोटिव से की जाती है, जिसका एक ही एम है प्रॉफिट कमाना। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मैं वो ट्रांजैक्शन करूंगा, एंड दीज आर द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रीजन बिहाइंड इम्बैलेंस ऑफ बीओपी। ठीक है, बट दूसरी जो ट्रांजैक्शंस होती है वो होती है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। अकोमोडेटिंग मतलब जो एडजस्ट करने के लिए की जाती है बेटा। ठीक है, तो वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, बीओपी के बैलेंस के ऊपर। जब बीओपी आपका इम्बैलेंस होता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो वहां पर हम उसको बैलेंस करने के लिए ट्रांजैक्शंस करते हैं जिससे कि वो बैलेंस हो जाए, तो उसका नाम होता है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। और इन ट्रांजैक्शंस का मेन एम लाभ कमाना नहीं होता, प्रॉफिट मोटिवेशन नहीं है, इसका केवल एक ही एम होता है बेटा कि हम इन ट्रांजैक्शंस को जो हमारा बीओपी है इन ट्रांजैक्शंस के थ्रू उसको बैलेंस कर सके। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो आंसर आएगा बेटा इट विल बी ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछा गया है एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ अ करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी मेटल, ऑप्शन सी अनदर करेंसी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीस। देखिए ये तो आप सबको पता होगा, फॉरेन रेट ऑफ एक्सचेंज या रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, ये वो रेट है जिसमें हम एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं बेटा कि $1 की वैल्यू 80 रुपीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें अपने रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो उसके $1 के लिए हमें 80 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 80 रुपए है, ठीक है, हमारी वैल्यू किसके बराबर हुई, $1 के। तो $1 को एक्सचेंज करने का रेट क्या हुआ हमारे लिए, 80 रुपीज। तो इसी को कहते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज। यानी रेट ऑफ एक्सचेंज एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करने का रेशो होता है, रेट होता है। ठीक है, तो यहां पर इसलिए ऑप्शन जो होगा 6 का वो होगा अनदर करेंसी। तो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में एक्सचेंज करने का रेट होता है। ठीक, अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें भी दो ऑप्शंस गिवन है। तो पहला पूछा गया है व्हाट इज द सिचुएशन व्हेन AS is equal to AD with fuller utilization of resources in the economic code। मतलब दो सिचुएशन है बेटा, AS is equal to AD है यानी इक्विलिब्रियम है।
ठीक है। एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, मतलब हमारे पास कुछ भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, कोई भी लोग काम करने के लिए अवेलेबल नहीं है। ऑल दोज पीपल हु आर रेडी टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग रेट आर एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखी है ए इक्विलिब्रियम विद एक्सेस कैपेसिटी, बी इक्विलिब्रियम विदाउट एक्सेस कैपेसिटी, सी इक्विलिब्रियम विद एक्सेस इनकम, डी इक्विलिब्रियम विद एक्सेस कंजम्पशन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन बी, वो है आपका ऑप्शन बी इक्विलिब्रियम विदाउट एक्सेस कैपेसिटी। ठीक है, इक्विलिब्रियम विदाउट एक्सेस कैपेसिटी। क्यों? देखिए, जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आती है तो उसके लिए एस एडी होना चाहिए, तो इन्होंने बोल दिया पहले कि इकोनॉमी में एस एडी के इक्वल है, ठीक है। और जब फुलर यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, तो फुलर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि बेटा वो सारे लोग जो काम करने के लिए कह रहे हैं उनको काम मिला है, ठीक है। तो हमारे पास कोई एक्सेस कैपेसिटी है ही नहीं गुड्स को प्रोड्यूस करने की, तो इसलिए ऑप्शन होगा इक्विलिब्रियम विदाउट एक्सेस कैपेसिटी। वी डोंट हैव एनी एक्सेस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस बिकॉज़ ऑल दोस पीपल हु आर रेडी टू वर्क, ठीक है, आर गेटिंग वर्क, यानी फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से। अब यहां पर देखिए, इसमें ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन गिवन है, लिखा है एग्रीगेट डिमांड कैन बी डिक्रीज बाय, एग्रीगेट डिमांड कैन बी डिक्रीज बाय। ऑप्शन ए है राइज इन बैंक रेट, ऑप्शन बी है परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, ऑप्शन सी है डेफिसिट डिमांड, और ऑप्शन डी है रिडक्शन इन टैक्स बर्डन। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा आपका राइज इन बैंक रेट, राइज इन बैंक रेट, ऑप्शन ए। अब ऐसा क्यों हुआ ये समझिए। देखिए, बैंक रेट क्या होता है बेटा? वो रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को लोन देते हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें जो है एग्रीगेट डिमांड को कम करना है। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा कब होती है? व्हेन पीपल हैव मोर परचेजिंग पावर, यानी इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है, तो हमें इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम करनी है। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक क्या करता है? बैंक रेट को बढ़ा देता है, मतलब सेंट्रल बैंक जो है पहले की तुलना में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है, ठीक है। जब कॉमर्शियल बैंकों को पहले की तुलना में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा तो वो क्या करेंगे? पब्लिक के लिए और महंगा कर देंगे, ठीक है। पब्लिक को जो उधार देंगे वो और महंगा कर देंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं बेटा डियरर क्रेडिट पॉलिसी। डियर मतलब महंगी, ये महंगी साख बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जिससे क्या होगा, लोगों को जो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लोन चाहिए था वो महंगा मिलेगा, और जितनी इनकम पहले हो रही थी अब उतनी इनकम में से उनको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिसके लिए वो क्या करेंगे, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पे करना था उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जब प्रॉफिट कम होगा तो वो लोन की डिमांड कम कर देंगे, और जब इकोनॉमी में लोन की डिमांड कम होगी मतलब इन्वेस्टमेंट का लेवल भी कम हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट का लेवल कम होगा तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो लोगों की इनकम भी कम हो जाएगी, और इनकम कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है राइजिंग बैंक रेट वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू डैश ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ऑप्शन ए है प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी है अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी है प्लान्ड कंजम्पशन, और ऑप्शन डी है अनप्लान्ड कंजम्पशन, ठीक है। तो जब हम एग्रीगेट डिमांड को स्टडी करते हैं तो बेटा वहां पर लिखा भी हुआ है एग्रीगेट डिमांड इज द डिजायर और प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन द कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि आप कितना खर्च कर, अपनी इनकम का कितना हिस्सा खर्च करने की तैयारी करते हो, कितने खर्च करने की इच्छा रखते हो। अगर आप ज्यादा खर्च करने की इच्छा रखोगे तो इसका मतलब आपकी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, और कम रखोगे तो कम है। तो करेक्ट आंसर इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर व्हिच यू आर प्लानिंग टू स्पेंड ऑन द कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पर आंसर नंबर 8 हो जाएगा बेटा प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है गिव द मीनिंग ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन ए है व्हेन पीपल हु आर एबल बट नॉट विलिंग टू वर्क एट द प्रिविलेज वेजेस रेट डू नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट, इट इज अ सिचुएशन ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। फिर ऑप्शन बी है व्हेन पीपल
who are able and willing to work at the privileged wages rate do not get employment. It is a situation of involuntary unemployment. Option C है when people who are not able but are willing to work at the privileged wages rate do not get employment. It is a situation of involuntary unemployment. और option D है when people who are neither able nor willing to work at the privileged wages rate do not get employment. It is a situation of involuntary unemployment. तो देखिए इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी मतलब होता है अनैच्छिक बेरोजगारी, मतलब लोग बेरोजगार हैं बट अपनी इच्छा से नहीं, ठीक है, मतलब वो काम करना चाहते हैं, दे आर एबल टू वर्क बट उनको काम नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो ऑप्शन बी है कौन सी, व्हेन पीपल हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, लोग एबल भी है बेटा एंड विलिंग टू वर्क भी है एट प्रिविलेज वेजेस रेट, एग्जिस्टिंग वेजेस रेट पे डू नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो काम करना चाहते हैं बट ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज इकोनॉमी उनको काम नहीं दे पा रही, तो इसको कहते हैं बेटा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इसको कहते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है, वो आपका करेक्ट आंसर है व्हेन पीपल हु आर एबल and willing to work at existing wages rate, मतलब एग्जिस्टिंग वेजेस रेट पे वो काम करने के इच्छुक भी हैं और लायक भी हैं बट आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, डू नॉट गेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बेटा उनको काम ही नहीं मिल रहा, ठीक है, तो डू नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो सिचुएशन है बेटा ये इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब वो तो काम करना चाहते हैं बट काम ही नहीं मिल रहा, ठीक है, रिसोर्सेज ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, ठीक है, वो तो तैयार है कि भाई 50,000 रुपए की सैलरी में मैं टीचर बन जाऊं, गवर्नमेंट टीचर बन जाऊं, ठीक है, गवर्नमेंट जितना दे रही है टीचर को मैं उसमें काम करने के लिए तैयार हूं, मैं एबल भी हूं, ठीक है, मेरे पास एबिलिटी भी है, ठीक, और मैं तैयार भी हूं, बट गवर्नमेंट के पास काम ही नहीं है मेरे लिए, तो इसको कहते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेटा देखिए यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें एजर्शंस और रीजन का क्वेश्चन है बेटा। एजर्शन दिया है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ओकर्स इन द इकोनॉमी अंडर डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है, रीजन दिया है इन द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट, ठीक है, तो यहां पे पहली बात तो एजर्शन में वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया और रीजन में इनवॉलंटरी, ठीक है, तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ओकर्स इन द इकोनॉमी अंडर डिफ्लेशनरी गैप ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है बेटा, जब सिचुएशंस होती है डेफिसिट डिमांड की, व्हेन इकोनॉमी हैव लैक ऑफ परचेजिंग पावर, ठीक है, जब लैक ऑफ परचेजिंग पावर है तो लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड होता है बेटा, और जब एग्रीगेट डिमांड कम होता है तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कम होता है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम होगा मतलब लोग तो काम करने के लिए तैयार है बट क्योंकि डिमांड ही नहीं है, ठीक है, तो उनको काम नहीं मिल रहा, तो वो तो इनवॉलंटरी हुआ, तो वॉलंटरी नहीं होता है, तो एजर्शन इसमें रॉन्ग है। अब रीजन दिया है कि इन सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट, ये बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है, अभी मैंने आपको बता भी दिया कि जब डिफ्लेशनरी गैप उसका मतलब क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन कब आती है, डेफिसिट डिमांड में आती है, और डेफिसिट डिमांड का मतलब क्या होता है कि बेटा लोगों की परचेजिंग पावर कम है, जब लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, ठीक है, लोग तो काम करना चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा क्योंकि डिमांड कम है, तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगा डिफ्लेशनरी गैप में, रीजन बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर जो आंसर आएगा बेटा 10 का वो होगा एजर्शंस इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में हमारे जो मैक्रो के एमसीक्यू थे हमने वो किए हैं, 10 क्वेश्चंस हमारे हो गए कंप्लीट। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में बेटा इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो अगर आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है कृपया आप मुझे बताएं बेटा,
ठीक है, ताकि मैं उसको और अच्छे से बता पाऊँ आपको। अगर आपके कोई डाउट है, ठीक है, आपकी कोई क्वेरी है, कोई टॉपिक को लेके आपको कुछ समझना है, तो आप मेरे को कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में बेटा, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।